हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज बनेगा, ये चैप्टर वाइज सीरीज, जो टर्म टू में जो भी चैप्टर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड टिल सेमीकंडक्टर। ओके, तो एक के बाद एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ओके, जो भी चीज आ सकता है, जो ज्यादा लास्ट और ज्यादा दिन और 4 दिन बाकी है। ओके, और ये लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में जो भी तुम लोगों को पढ़ना है ज्यादा, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑब्वियसली ये जो सीरीज होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इस सीरीज को देखना है सबको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा चैप्टर है, ईएम वेव। ये एक ऐसा चैप्टर है जो ज्यादातर स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जाता, कोचिंग में भी कहा जाता है कि ये एकदम छोटा चैप्टर है, यहाँ से उतना ज्यादा वेटेज नहीं है। ठीक, और ये सच भी है। और एक बात याद रखना बच्चों, यहां से भी 2 से 3 मार्क्स तो आएगा ही, 2 to 3 मार्क्स यहां से भी आएगा। ओके, तो ये 2 to 3 मार्क्स अगर हम लोग सिक्योर कर पाए तो हम और भी आगे बढ़ पाएंगे 100% मार्क्स के लिए। ओके, विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ओके, क्या 95% के ऊपर जो मार्क्स होगा उसके लिए और भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इस बार इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल्स आने वाला है, जो भी क्वेश्चंस आने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा इजी होगा। और मैं ऐसे ही इस चैप्टर को फ्रेम करूंगा ताकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो। कौन कौन सा जगह पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना है एकदम लास्ट तक। और ये जो पीडीएफ, मैं जिस पीडीएफ से मैं शो करूंगा, तो वो पीडीएफ भी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, फिजिक्स फन लिमिटेड, वहां पर मैं दे दूंगा। तो ऑब्वियसली तुम सब टेलीग्राम में जाओ। ओके, और फिजिक्स फन लिमिटेड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो। तो वहां पर और भी जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो मैं सेंड कर रहा हूं, तो वहां पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, उसका जो लिंक होगा वो भी मैं दे दूंगा इस वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, जो पढ़ लेना है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटरी चार्ज। तो एक चार्ज अगर एक्सेलरेट करे या ऑसिलेट करे तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होता है। क्योंकि एक ऑसिलेटिंग चार्ज मतलब एक चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके, और अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। और चार्ज अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो उसके लिए वो, क्योंकि देखो वो डायरेक्ट एक्सिलरेशन करे या ऑसिलेशन करे तो दोनों ही टाइम पे ऑब्वियसली वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, जो हमें एक बार देख लेना है। ये मैं एकदम छोटा करके इस नोट्स में लिख दिया हूं। ओके, तो ऑब्वियसली ये देख लो। इन विच वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही जगह थोड़ा देख लेना है। दस टू field becomes source of each other and wave propagates sinusoidally in a direction perpendicular to both the field. Okay, तो यहां पर ये अच्छे से देख लो। यहां पर ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो अलोंग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपेगेट कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अलोंग जेड एक्सिस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इजंट इट? और ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के साथ ही परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट कर रहा है, जो है अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, तो इसके ऊपर ये सब चीज थोड़ा एक बार दिमाग में बिठा लो, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस करेंगे उसमें आसानी हो। ओके, आ जाएंगे अभी नेक्स्ट में। यहां पर देखो कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने दे दिया है।
speed of light is equal to E naught by B naught, and speed of light is equal to 1 by mu naught into epsilon naught. Okay, mu naught and epsilon naught is what? It is absolute permeability and absolute permittivity in free space. Okay, no? And E naught and B naught is the amplitude of electric field and magnetic field. Okay, ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा सा नोट्स मैंने यहाँ पर दिया है, 4 से 5 पेज का। ओके, और वो अगर एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए आंसर करना। यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड ऑन एवरेज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो टोटल जो एनर्जी होता है तो वो इक्वली डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ये टोटल एनर्जी है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी, ये है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हर एक मतलब ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लैम्डा इज इक्वल टू h by p, मतलब मोमेंटम एंड वेवलेंथ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरीज मोमेंटम, ये जगह याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी। ओके, ये दोनों ही कैरी करता है, एनर्जी भी कैरी करता है, मोमेंटम भी कैरी करता है। linear momentum delivered to the surface by an EM wave is P is equal to U by C. Momentum is P, U is the energy जो हमने ऑलरेडी यहां पर पढ़ लिया है, and C is the speed of light. तो यहां पर ये लिख भी दिया गया है। ओके, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली ये याद रखना है बच्चों, स्टार कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता। और फिफ्थ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, मतलब जो हमने क्लास 11 के वेव्स चैप्टर में एंड 12 के लाइट चैप्टर में जो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करता है प्रॉपरली। ओके, और ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी चीज करता है जो हमने लाइट वेव के लिए देखा है। वो सब कुछ, सब प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है, क्योंकि लाइट जो विजिबल लाइट होता है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और वो विजिबल लाइट छोड़ के और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट में। ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि फॉर अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा प्रोपैगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपैगेट कर रहा है, द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इंटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, जहां पर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, तो अगर ये यहां पर जैसे ये कह दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपैगेट कर रहा है, अगर ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपैगेट ना भी करता है, ये वाई या जेड डायरेक्शन में प्रोपैगेट करता है, तब भी ये जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ एक्स के जगह पर वाई और जेड रिस्पेक्टिवली हम लोग बिठा देंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है, मैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है, ओके, तो वो है ये, देखो एकदम सिमिलर है, सिर्फ ई नॉट को बी नॉट से रिप्लेस किया गया है, बाकी सब एकदम सेम। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट में। बच्चों ये जो टेबल है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इस टेबल को बच्चों देखो 3 स्टार बना रहा हूं मैं। ये जो टेबल है इसको बच्चों याद रखना है तुमको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। याद रखने में दिक्कत होगा, लेकिन किसी भी तरह से बच्चों याद रखना है। इसको याद करने में 15 से 20 मिनट अच्छे से देख लोगे, एक बार लिख लोगे तो याद रखना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो टाइप्स है वो दिया गया है पहले कॉलम में, वेवलेंथ का जो रेंज है वो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी रेंज वो भी दिया गया है, प्रोडक्शन कैसे वो प्रोड्यूस हो सकता है वैसे वो भी दिया गया है, एंड डिटेक्शन, ओके, कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्ट किया जाता है वो भी हम यहाँ पर इस टेबल में ही मिल रहा है। ओके, तो ये जो टेबल है बच्चों बहुत ही अच्छे से ये समझना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पे सबसे पहले है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव,
फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एंड देन एक्स रेज, एंड देन एट लास्ट गामा रेज। ओके, अगर वेवलेंथ के तौर पे देखा जाए, देखो ये वेवलेंथ ऊपर से नीचे जितना तुम जा रहे हो उतना घट रहा है, इजंट इट? जितना नीचे जा रहे हो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट? देखो ये है 0.1 मीटर और ये आखिर का है 10⁻³ नैनोमीटर। ओके, तो लैम्डा डिक्रीजिंग, जितना नीचे जा रहे हो लैम्डा उतना डिक्रीज कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी यहां पर है 10⁴ टू 10⁹ और आखिर में है 10⁻18 टू 10⁻22 रेंज। बच्चों जो याद रखना है वो यही है कि 10 टू दी पावर क्या है, 10 की पावर में क्या है वही याद रखना है, वो रेंज याद रखना है। ओके, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 जैसे यहाँ पर 10⁴, यहाँ पर 10⁻14 टू 10⁻14, यहाँ पर 10⁻14 टू 10⁻16, यहाँ पे 16 टू 21, यहाँ पर 18 टू 22, ये सब चीज हम लोगों को याद रखना है बच्चों। ओके, तो क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इजंट इट? तो यहां पर मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। ओके, तो अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट में। देखो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके यूजेस है। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव का क्या यूजेस है देखो बच्चों, इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड। ओके, देखो इसका जो वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा वेवलेंथ है, इसीलिए ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है उसके लिए ये रेडियो वेव यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोवेव में। देखो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से थोड़ा कम है, इसलिए इसका जो कम्युनिकेशन रेंज है वो भी थोड़ा छोटा होता है, इजंट इट? देखो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में यूज करते हैं हम लोग, लेकिन माइक्रोवेव में रेडार में यूज करते हैं, जो एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पर यूज करते हैं। फॉर कुकिंग पर्पस जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसके लिए भी हम लोग ये यूज करते हैं। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसके लिए भी यूज करते हैं। हालांकि ये दोनों रेडियो वेव और माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है काफी आसपास है। ओके, तो इसीलिए यह है उन दोनों का यूजेज। ओके, इंफ्रारेड, इसके बाद आ जाते हैं इंफ्रारेड वेव। ओके, तो वेवलेंथ जितना नीचे जाएंगे वेवलेंथ उतना क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ये चीज याद रखना बच्चों, ये दिमाग में रखना कि अब इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो और भी थोड़ा छोटा हो रहा है, इसका जो वेवलेंथ है दैट इज मैक्सिमम। ओके, तो इसका वेवलेंथ और भी छोटा होगा। तो देखो क्या इसका यूजेज है, इन नोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए, इन रिमोट कंट्रोल एंड टीवी वीसीआर, इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स। ओके, मतलब जब मस्कुलर पेन होता है तब इंफ्रारेड वेव से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करें तो उससे काफी आराम होता है वहां पर। ओके, इन ग्रीन हाउस टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ सुइटेबल प्लांट्स। ओके, तो कोल्ड प्लेसेस में जो ऐसे एक कांच का एक घर बनाया जाता है, ओके, एक हेमिस्फेरिकल टाइप। ओके, तो इसके अंदर पेड़ रहता है, तो सुबह के टाइम पे जब डे लाइट होता है, सनलाइट होता है, तो सनलाइट आसानी से इसके अंदर चला जाता है और सारे पेड़ जो पेड़ के पत्ते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन जब शाम के टाइम पे जब धीरे धीरे बाहर कोल्ड हो रहा है, मतलब टेम्परेचर घट रहा है, उस टाइम पे जो पेड़ है वो जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को रेडिएट करता है, हीट को जब रेडिएट करता है, तो उस टाइम पे उस हीट का वेवलेंथ अलग होता है और वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, तो यहाँ से क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है। ओके बच्चों, ये रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है, जिसके लिए ये जो ग्रीन हाउस है, इसका नाम है ग्रीन हाउस। ओके, ये ग्रीन हाउस सारी रात बहुत ज्यादा वार्म रहता है, जिससे इसके अंदर रहने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं वो आसानी से बच जाते हैं। ओके, नहीं तो कोल्ड प्लेसेस में जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होता है तो वहां पर इतना ज्यादा हीट बढ़ जाता है ना, सॉरी, इतना ज्यादा हीट घट जाता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा घट जाता है कि अगर कोई भी पेड़ को तुम बाहर रख दो तो सारी रात में वो एकदम फ्रीज हो जाएगा और वो मर मर जाएगा। ओके बच्चों, तो ये है इंफ्रारेड का यूज। आ जाते हैं नेक्स्ट में विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट देखो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, टू सी थिंग्स, अवॉइड बम्पिंग फ्रॉम देम एंड एस्केप डेंजर।
to find other living things with which to consort so as to prolong the species. Okay, तो इन सब चीजों में कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में भी हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं, isn't it? मतलब विजिबल लाइट के सामने वो रिएक्शन हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट में, आफ्टर विजिबल लाइट देयर आर अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ और भी घट गया है। ओके, विजिबल लाइट से भी वेवलेंथ इसका कम है और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, isn't it? तो यूज्ड इन बर्गलर अलार्म टू किल जर्म्स इन मिनरल्स एंड टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फूड का जो प्रिजर्वेशन होता है उसके लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रे यूज करते हैं। बर्गलर अलार्म के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं। मतलब सोचो अपने डोर में अगर एक अल्ट्रावायलेट रे छोड़ने वाला एक सोर्स रख दिया जाए, ओके, और यहाँ पर एक रिसेप्टर है, तो हमेशा यहाँ से इस रिसेप्टर के ऊपर लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट गिरता रहेगा। जब भी कोई इंसान यहाँ पर क्रॉस करेगा और ये अल्ट्रावायलेट रे का जो यहाँ से जो यहाँ तक आ रहा था वो जब स्टॉप हो जाएगा, किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर अलार्म बज जाएगा। ये होता है बर्गलर अलार्म। ओके, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए भी ये यूज होता है अल्ट्रावायलेट रे। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे का वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, तो इसीलिए ये टाइनी पार्टिकल्स में भी रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, जिससे हम उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर पाते हैं। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट में, विच इज एक्सरे। इन मेडिकल डायग्नोसिस एक्सरे तो हम सबको पता है, एक्सरे अपने मसल से, मतलब एक्सरे का वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि वो मसल के अंदर से निकल जाता है, लेकिन वो बोन से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए हम जो अपने जो हड्डियां है उस हड्डियों का एक इमेज हमें मिलता है। ओके, जिसे एक्सरे प्लेट के ऊपर हम लोग देख पाते हैं। ओके, तो एंड इन डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स एक्सेट्रा इन मेटल प्रोडक्ट्स, तो बहुत, अगर एक हेयर लाइन क्रैक है तो उसके लिए भी हम लोग वो डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। ओके, गामा रे। ओके, इसके बाद आ जाते हैं गामा रे में रेडियो एक्टिव रे होता है। ओके, रेडियो एक्टिव डीके में हमें पता था ना, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे एमिट होता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है एंड इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। ओके, सो किसके लिए यूज होता है? फॉर फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। मतलब जो ये इसका वेवलेंथ इतना ही छोटा होता है कि ये कैंसर सेल को भी मार पाता है। मतलब कैंसर सेल के ऊपर ये जब इंसिडेंट होता है तो इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, इसके लिए इसका एनर्जी ज्यादा होता है। हमें पता है E इज इक्वल टू H न्यू, तो इसलिए उसका जो एनर्जी है उससे वो जो कैंसर सेल है, जो हम लोग ऐसे एक जनरल टर्म यूज करते हैं ना कि सेल को जला देता है या ट्यूमर्स को जला देता है, वो कैसे जला देता है कि इसका एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि उससे वो कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब कोई पर्टिकुलर कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो आगे दूसरे प्रॉपर सेल को, जो प्रॉपर सेल है, जो सही सलामत है, उसको वो इफेक्ट नहीं कर पाता। ओके, तो और ट्यूमर को भी ऐसे ही हम लोग ठीक कर पाते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका अलग अलग जो वेवलेंथ है जिसका, उसका जो प्रॉपर यूजेज है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चंस में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखो, तो एक चीज मैं तुम लोगों को कहूंगा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कि जब जो भी मैंने यहाँ पर बताया, जो भी एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, और जो मैंने याद रखने के लिए बोला वो भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और एक बात, अगर मैं इस टेबल को 3 स्टार दिया था तो ऑब्वियसली इस यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं ऑलमोस्ट 2 स्टार दूंगा। ओके, तो यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, ये याद रखना बच्चों। अब आ जाएंगे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन देखो, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना ये जगह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इस नोट्स में भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यस, इट कैरीज, इजंट इट?
तो यही ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चंस आएगा। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 सीबीएसई में आया है, इजंट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, इजंट इट? तो वो फॉर्मूला जो मैंने यहां पर दिखाया था, तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और यहां पर हम लोग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहे हैं, मतलब सी। तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई पी नॉट। तो ऐसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यही लिख दोगे तो बहुत है। ओके, तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, तो तुम्हें ये समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो वो थोड़ा सा जगह अगर ये समझ जाए और याद रखे, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से इन सब क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, इजंट इट? आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। In which direction do the electric and magnetic field vectors oscillate in an electromagnetic wave propagating along x-axis? ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर दूंगा तुम लोगों के लिए, थोड़ा ड्रॉ करके समझाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके बच्चों, चलो दिखा देता हूं। अगर मैंने यहां पर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो यहां पर क्या कहा गया है कि इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपेगेट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इजंट इट बच्चों? तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस लिख दूं, इसको मैं वाई एक्सिस लिख दूं, और इसको जेड एक्सिस लिख देता हूं, ओके बच्चों? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपेगेट कर रहा है। यहां पर एक डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। देखो ये डायग्राम तुम लोगों को भी ड्रॉ करना पड़ सकता है, तो देख लो कैसे मैं ड्रॉ करता हूं, ओके? और इस ये देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। तो मैं दो अलग अलग कलर के इंक से करूंगा। तो ये एक वेव है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, ये मैं बाद में बात करता हूं। और ये दूसरा है। अब देखो ये जो दो वेव है, इसको दो अलग अलग परपेंडिकुलर प्लेन में कैसे दिखा सकते हैं वो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। जिसको जेड एक्सिस में दिखाना है ना, उसको ऐसे दिखाओ, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया लाइन, ओके? और जिसको वाई एक्सिस के पैरेलल दिखाना है वहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। देखो यहां पर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि ये समझ में आए कि इन दोनों का प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ईच अदर, ओके? अब देखो तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक चेयर की तरह है। चेयर का जो मतलब जो जहां पर हम लोग अपने बैक रेस्ट करते हैं वो ये वाला पोर्शन है, और जहां पर बैठते हैं वो ये वाला पोर्शन है, ऐसे करके दिखाया गया है ना। तो अब देखो यहां पर कौन सा ई होगा और कौन सा बी होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? हमेशा ये याद रखना बच्चों, अगर ई क्रॉस बी करते हैं तो ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन
ऑफ EM वेव। ओके बच्चों, अब यहां पर क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा याद दिला देता हूं तुम लोगों को। जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस टाइम पे डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग ऐसा एक क्लॉक रूल यूज करते थे ना। तो अब देखो यही क्लॉक रूल यूज करके हम लोगों को पता चलेगा कि ई कौन सा है और बी कौन सा है। ओके, तो यहां पर जो रिजल्टेंट है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब आई कैप, इजंट इट। तो आई कैप रिजल्टेंट हम लोगों को कैसे मिलेगा, मतलब कौन से दो यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करके आई कैप मिलेगा। तो अगर ये क्लॉक रूल देखो तो जे कैप क्रॉस के कैप अगर करोगे तब आई कैप मिलेगा, इजंट इट। जे कैप क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू आई कैप। तो यहां पर ई हो जाएगा जे कैप अलोंग वाई एक्सिस एंड बी हो जाएगा के कैप अलोंग जेड एक्सिस। ओके बच्चों, तो यहां पर ये हो गया बी और ये हो गया ई। ओके, तो ऐसे हम लोग ये निकाल सकते हैं। ओके, देखो एक चीज बच्चों बता देता हूं, यहां पर एक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो एक्स करके दिया गया है। इसके बदले ये वाई या जेड भी बताया जा सकता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को समझना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन होगा बी और ई का। ओके, तो उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं इरेज कर देता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, why are microwaves considered suitable for radar system used in aircraft navigation? Okay, तो ये हम लोगों को कहां पर मिलेगा, यूजेज में मिल जाएगा, isn't it? जो यूजेज हम लोगों ने पढ़ा है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमें वहां पर मिल जाएगा। तो वो अगर याद रहे तो इजीली हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव्स कंसिडर्ड सुइटेबल फॉर रेडार सिस्टम यूज्ड एंड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ओके, अब देखो माइक्रोवेव का, ओके बच्चों, तो देखो माइक्रोवेव का जो यूजेज होता है, ओके, तो वो रेडर कम्युनिकेशन में होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेव लेंथ काफी बड़ा होता है, इजंट इट? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस इट्स वेव लेंथ इज मच हायर relative to other electromagnetic wave, so it is suitable for एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ओके, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, इजंट? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा जा रहा है कि टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 19 हर्ट्ज बिलोंग। ओके, तो देखो बच्चों मैंने जो 3 स्टार वाला जो टेबल दिखाया था बच्चों तुम लोगों को, तो वो अगर याद रहे वहां से ही ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ओके नो बच्चों, यहाँ पर क्या है 5 into 10 to the power 19। बच्चों मैंने क्या कहा था कि ये जो रेंज है ये वाला पोर्शन याद रखना, 10 to the power 19। तो कौन सा रेंज हो सकता है, कौन सा रेंज हो सकता है? तो देखो ये क्या होगा, गैमा रे, क्योंकि गैमा रे होता है बिटवीन 5 into 10 to the power 18 to 5 into 10 to the power 22। इस हर्ट्ज के रेंज में गामा रे होता है, इजंट इट? तो इसीलिए ये गामा रे होगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव फ्रीक्वेंसी 3 into 10 to the power 13 हर्ट्ज बिलोंग? देखो वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, इजंट इट? ये क्वेश्चन मैं आगे जाके और ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं। तो 10 to the power 13 यहाँ पर भी वही है, उसी टेबल को याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर कौन होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, क्योंकि इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दैट इज 3 into 10 to the power 11 to 4 into 10 to the power 14। इस रेंज के अंदर ये होता है। और ये देखो 10 to the power 13 है, तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ ये पोर्शन को याद रखना है बच्चों, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, गैमा रे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ओके,
एंड अल्ट्रावायलेट। ओके, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो देखो बच्चों वो जो टेबल था वहां पर ऊपर से नीचे तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही हो रहा था, isn't it? तो अगर वो तुम्हें याद है तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? गैमा, देखो यहां पर क्या है, गैमा, माइक्रोवेव, माइक्रो, इंफ्रा एंड अल्ट्रा, यूवी। ओके, अल्ट्रावायलेट, यूवी। तो अगर उस टेबल को तुम याद करते हो तो गैमा तो होगा सबसे बाद में, isn't it? तो फोर्थ रैंक कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ऑब्वियसली छोटे से बड़े तक लिखना होगा, तो गैमा तो फोर्थ में हो जाएगा, सबसे बड़ा, isn't it? उसके बाद आ जाएगा यूवी, दैट विल बी थर्ड। उसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड, दैट विल बी सेकंड, एंड देन माइक्रोवेव, दैट विल बी फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइक्रोवेव in increasing order, then infrared, then UV, ultraviolet and then gamma ray। ओके बच्चों, तो देखो मैंने जो कहा था कि वो 3 स्टार वाला वो टेबल है, उसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डर wear special goggles or face mask with glass or window to protect their eyes from electromagnetic radiation. Name the radiation and write the range of their frequency। तो कौन सा रेडिएशन है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो उसका नाम होगा, ये मैं बता देता हूँ, यूवी रेज। ओके, एंड यूवी रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो तो हमें पता ही है, 8 इंटू 10⁻14 टू 8 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक। ओके, तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे ही ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, और देखो सबसे पहले अगर तुम वो टेबल अच्छे से याद कर लेते हो तो ये सब क्वेश्चन तो वैसे ही तुम लोगों को आ जाएगा। तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे ये सब क्वेश्चन को हम लोग उस टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी मैंने नोट्स दिया वहां से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, आ जाते हो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि what are the directions of electric and magnetic field vectors relative to each other and relative to the direction of propagation of electromagnetic wave। देखो ये बच्चों ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू E क्रॉस B। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से सेंटेंस को फॉर्म करना है, दैट्स इट। ओके, कॉन्सेप्ट यही होगा। नेक्स्ट, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which maintain Earth's warmth and are used in aircraft navigation। ओके बच्चों, तो ये भी थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो अर्थ को वार्म रखने के लिए, देखो वार्मथ के लिए एक्चुअली ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, वार्मथ के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो होता है इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड, और लेट मी टेल यू यही कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंफ्रारेड को हम लोग एज ए मसल पेन हीलर यूज करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड वेव जो भी सरफेस में पड़ता है ना, इंसिडेंट होता है, तो उस सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी वो वाइब्रेट करता है, तो इससे ही वो मतलब इससे वो एनर्जी जेनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशन ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। ओके, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ये उस नोट्स में था, इजंट इट बच्चों, मतलब पहले मैंने जो दिखाया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction। तो ये बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं डबल स्टार दे रहा हूं यहाँ पर। वैक्यूम, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन है EM वेव, दैट इज अलोंग z डायरेक्शन। ओके, मतलब k कैप। What can you say about the direction of electric and magnetic field vector? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, isn't it? तो देखो मैंने इसके पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर मैंने ड्रॉ भी किया था, यहाँ पर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना ड्रॉ किए ही हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? सिर्फ हमें याद रखना है कि वो क्लॉक रूल IJK, इस बार मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा। ओके, IJK
ये है अपना क्लॉक रूल। यहां पर हमें ये भी पता है कि E क्रॉस B होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन, इजंट इट? तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन है दैट इज Z, मतलब के कैप। हमें के कैप लाना है, मतलब के कैप हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके किन दोनों यूनिट वेक्टर का, वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर के कैप विल बी द आंसर। तो कैसे निकलेगा? आई क्रॉस जे, हमें पता है ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। इसी क्लॉक रूल से हम लोग वो बता सकते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। तो यहां पर ई का जो डायरेक्शन होगा दैट इज आई कैप, एंड बी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी जे कैप। मतलब ई जाएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल, एंड बी जाएगा वाई एक्सिस के साथ पैरेलल। ये चीज दिमाग में रख देंगे, यही आंसर होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे कॉन्सेप्ट से हम लोग ये सब क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? राइट द यूज ऑफ माइक्रोवेव। यूजेज ऑफ माइक्रोवेव ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा। यूजेज ऑफ इंफ्रारेड ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया था। राइट टू यूजेज ऑफ एक्सरे ये भी मैंने यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस कर दिया है। यहां पर एक नया क्वेश्चन है दैट इज हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो मैंने वो जो 3 स्टार वाला अपना टेबल था, तो वहां पर अगर तुम प्रोडक्शन जो कॉलम था वहां पर अगर देखो, प्रोडक्शन वाले कॉलम में, तो रेडियो वेव का जो प्रोडक्शन होता है दैट इज रैपिड एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये लिख देते हो तो दिस दैट विल बी द आंसर। ओके, तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि वो पूरा टेबल हमें याद रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the frequency of electromagnetic waves produced by oscillating charge of frequency 10 to the power 5 hertz? Okay, तो अगर एक चार्ज जो 10 to the power 5 hertz से ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो देखो बच्चों, अगर कोई भी, ये तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये एक रोप है, इसका एक साइड अटैच्ड है और दूसरा साइड कोई एक इंसान पकड़ के इसको ऑसिलेट करवा रहा है, तो ये ऐसा कर जाएगा ना, ऐसा एक शेप हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये जो इंसान है, ये इसको जितना, जिस फ्रीक्वेंसी में इसको ऑसिलेट करेगा, यही उस वेव का ऑसिलेशन, मतलब वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, इजंट इट? तो यहां पर भी वही सेम होगा ना, जो चार्ज का जो फ्रीक्वेंसी, जो जो वो जिस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी फ्रीक्वेंसी 10 to the power 5 हर्ज ही होगा, इजंट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये भी वैसा ही वो प्रोडक्शन वाला, वहां पे जो टेबल है 3 स्टार वाला टेबल से ये हमें आंसर मिल जाएगा। ये मैं फिर से नहीं बता रहा हूं। व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ? रेंज भी वहां पर ही है। ओके बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? ओके, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस चीज का है? माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे। ये भी उस टेबल से ही हम लोगों को मिल जाएगा। माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे में किसका वेवलेंथ सबसे कम है? तो जब उस टेबल के हम लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, इजंट इट? तो वेवलेंथ अगर घटेगा तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे तो गामा रेज है, लेकिन यहाँ पर गामा तो नहीं है, तो है कौन? एक्सरे, इजंट इट? तो एक्सरे हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके बच्चों, तो दैट विल बी द आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength lies in the range of 10 to the power minus 10 मीटर। तो बच्चों ये मैं अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी अपना वो 3 स्टार वाला टेबल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ऐसे ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है जहां पर असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बता रहे थे, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ बताया जा रहा है, तो ये भी वही टेबल से हमें मिल जाएगा। तो मैं बता रहा था कि वो टेबल कितना ज्यादा जरूरी है, अब समझ में आ रहा है। तो बिना टाइम गवाए उस टेबल को याद कर लो, रट लो उस टेबल को। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? तो देखो बच्चों, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है? जिसका वेवलेंथ कम होता है। ओके, जिसका वेवलेंथ कम उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा। ओके, तो कौन होगा? गामा रेज। ओके,
अगर बच्चों एक कहानी तुम्हें बता देता हूं इसके लिए, तो याद रखना आसान होगा तुम लोगों के लिए, कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज निकलता है। और वो गामा रे हम, मतलब जो इंसान बचा रहेगा उसके अंदर भी छलनी करके चल जाएगा, छलनी करके चला जाएगा वो। तो क्यों जा सकता है वो छलनी करके? क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, और उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, बहुत कैंसर, ये सब बहुत दिक्कत होता है, जो हमने जापान में देखा है, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, इजंट इट? तो वहां से तुम याद रख सकते हो कि जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा उसका एक्चुअली वेवलेंथ कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ओके, तो ऑब्वियसली वो कौन सा आंसर होगा? गामा रे होगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर? ओके, तो ये बच्चों याद रह सकता है कि अगर तुम वो फेयरनेस क्रीम का अगर एड देख लो बच्चों, देखो फेयरनेस क्रीम का जो एड होता है वहां पर ऐसा कहता है ना कि यूवी रे के लिए जो सब भी दिक्कत होता है स्किन में, ये सब मुझे उतना पता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी एड में देख लेता हूँ कि यूवी रे के लिए जो दिक्कत होता है स्किन में, वो भी वो फेयरनेस क्रीम ठीक कर देता है, isn't it? अब वो ठीक करता है या नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन यहां से हम याद रख सकते हैं कि देखो, बढ़ते हुए पॉल्यूशन के लिए ओजोन लेयर में बहुत सारे छेद बन रहा है, isn't it? और इसीलिए यूवी रेज, दिन ब दिन यूवी रेज ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो ये ओजोन लेयर जो होता है ये क्या करता है एक्चुअली? ये यूवी रे को एब्जॉर्व कर लेता है, ताकि ये जो यूवी रे होता है ये इसका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होता है और ये ह्यूमन स्किन में बहुत सारे इरिटेशन एंड बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये ओजोन लेयर, ये जो यूवी रे है, ओजोन लेयर का काम ही ये है कि ये यूवी रे को एब्जॉर्व कर लेता है। ओके बच्चों, तो ये मैंने ये कहानी क्यों बताया तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को याद रहे, तुम्हें अलग से कोई मुशक्कत ना करना पड़े याद रखने के लिए। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रेडर सिस्टम? वैसे ही वही यूज वाला जो जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूजेज है वहां पर अगर वो याद रहेगा वहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एंड राइट द इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। तो कौन सा होगा? गामा रेज। ओके, और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज उसी 3 स्टार वाले टेबल से हमें मिल जाएगा। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब देखो, जो भी क्वेश्चन है यही टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑलरेडी मैंने सारा टाइप कवर कर दिया है। मैं यहां पर अब तुम्हें 3 न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। ये 3 न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। जो न्यूमेरिकल होगा तो यहीं से ही आएगा। ओके, अगर कुछ न्यूमेरिकल आए तो बच्चों अपना जो पहला न्यूमेरिकल है, दैट इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अलोंग एक्स डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस द एंड टाइम ई इज इक्वल टू दिस मच 6.3 जे कैप, मतलब ई है अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट? ओके बच्चों, व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट? सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा? बी हमें निकालना पड़ेगा। हमें दिया क्या गया है? E इज इक्वल टू 6.3 जे कैप, मतलब E का जो यूनिट है, E का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 6.3। ओके, अब यहां पर B कैसे निकाले? B का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? देखो हमें ये पता है ना कि C इज इक्वल टू E बाई बी, इजंट इट? तो B इज इक्वल टू क्या होगा? E बाई सी। यहां पर हम लोग अगर E और C का वैल्यू बिठा देते, E का वैल्यू क्या है? 6.3, C का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो B का वैल्यू निकल जाएगा, दैट विल बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर -8, इतना टेस्ला। ओके, अब देखो अपना काम आधा ही हुआ है कि B का मैग्नीट्यूड निकला है, उसका डायरेक्शन नहीं निकला है, इजंट इट? तो वो कैसे निकाले? वही क्लॉक रूल से, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया हम लोगों ने। तो यहां पे E का डायरेक्शन क्या है? हमें यह पता है कि E क्रॉस B इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। अब E का डायरेक्शन ऑलरेडी दे दिया गया है जे कैप, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब ये हो जाएगा कितना? आई कैप। तो ये
ऐसा ही है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, आई कैप क्रॉस डैश इज सॉरी जे कैप क्रॉस डैश इज इक्वल टू आई कैप, इजंट इट? तो जे क्रॉस के करने से आई कैप मिलता है, इजंट इट? तो यहां पर के कैप लिख देंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिस मच ऑफ के कैप टेस्ला। ओके, तो ये हो गया अपना पूरा आंसर। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके बच्चों, तो ऑलरेडी ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, तो ये अपने लिए करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो। और ये एकदम एक पिद्दी सा फॉर्मूला है, ये याद रखना बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, इजंट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बच्चों। क्या कहा जा रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय this by is equal to 2 into 10 to the power minus 7 into sine 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11t. What is the wavelength? हमें wavelength निकालना है, हमें frequency निकालना है, wavelength and frequency of the wave. Write an expression of the electric field. हमें electric field का जो expression होगा वो भी निकालना है, isn't it बच्चों? यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमें याद रखना है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जनरल इक्वेशन मैंने दे दिया था वो याद रखना है बच्चों। तो अब देखो यहां पर इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं, और अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं विच इज बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई इंटू एक्स बाई लैम्डा माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। ओके बच्चों, ये अपना इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा और तोड़ मरोड़ लेते हैं। बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन, यहां पर कर देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इजंट इट? ऐसा लिख सकते हैं ना? तो इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं। ओके बच्चों, अब अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग कंपेयर करें तो देखो यहां पर 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना, तो हम लोग लिख देते हैं कि 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके बच्चों, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.26 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया अपना लैम्डा। अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू। ओके, यहां पर देखो क्या है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू दिस, अगर कंपेयर करें तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। 1 बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो न्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 पाई। बस निकल गया अपना फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो जो निकलेगा दैट विल बी 23.9 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23.9 गीगा हर्ट्ज। ओके बच्चों, तो ये अपना दूसरा आंसर भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो थोड़ा जगह की कमी है बच्चों, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। ओके, तो ये इरेज हो गया। अब बना लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। बस हो गया। यहां पर सिर्फ हमें क्या करना है? E नॉट का वैल्यू निकालना है, इजंट इट? अब देखो बच्चों, E नॉट का वैल्यू कैसे निकाले? E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू C। तो E नॉट इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट। तो यहां पर C का वैल्यू क्या है?
सी है 3 इंटू 10⁸ 8 एंड बी नॉट देखो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 अगर कंपेयर करें तो यहां पर बी नॉट का जो वैल्यू हो सॉरी ई नॉट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 60 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो यहां पे ई नॉट का वैल्यू बिठा देंगे 60 साइन 2 पाई बाय लैम्डा, जो ये पोर्शन है, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 पाई बाई टी, मतलब 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू स्मॉल टी। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इसका जो यूनिट है वो लिखना मत भूलना कभी भी, वोल्ट पर मीटर। ओके, क्योंकि बोर्ड्स में उसके लिए भी मार्क्स रहता है। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है बच्चों? लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एनर्जी फ्लक्स है, तो एनर्जी फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं ना, तो यहां पर भी फाई से लिख देते हैं। फाई इज इक्वल टू 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी दिमाग में रखने वाली चीज है बच्चों, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों ये। ओके, मतलब अगर लाइट इसके ऊपर फॉल होगा, अगर ये सरफेस है, लाइट अगर इसके ऊपर फॉल होगा तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। ओके, surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, मतलब area is equal to 20 centimeter square. Find average force exerted on the surface during a 30-minute time span. तो निकालना क्या है? F average निकालना है, F लिख देता हूं उसको, and time is equal to 30 minute. ओके बच्चों, तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? सबसे पहले देखो, अगर एनर्जी फ्लक्स दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, समझ में आ जाएगा। 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 18 जूल पर 1 सेकेंड इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहां पे ये जो लाइट फॉल हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, हर सेकेंड 18 जूल करके एनर्जी इस सरफेस के ऊपर, मतलब यूनिट एरिया के ऊपर फॉल हो रहा है। अगर तुम इतना पोर्शन पकड़ लेते हो जो यूनिट एरिया है, ओके, तो इस यूनिट एरिया के ऊपर हर सेकेंड 18 जूल करके एनर्जी फॉल हो रहा है। ओके बच्चों, तो टोटल एनर्जी अगर हमें निकालना है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को अगर हम लोग यू लिख लेते हैं, तो टोटल एनर्जी मतलब 18 इंटू 1 मीटर पर, मतलब जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए यूनिट एरिया के लिए 18 जूल है, तो ऑब्वियसली टोटल एरिया के लिए इंटू एरिया कर देंगे 20, और 1 सेकेंड के लिए 18 जूल है, तो टोटल 30 मिनट मतलब T इज इक्वल टू 30 इंटू 60, इतना सेकेंड के लिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 60, तो ये हो गया अपना U। इसको ऐसे जूल करके लिख देते हैं। मैं यहां पर कैलकुलेट अभी भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा देखोगे बाद में। अब देखो, हमें निकालना क्या है? एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, इजंट इट? अब देखो, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, जो यहां पर मैंने दिखाया भी है नोट्स के पहले में, P इज इक्वल टू यू बाई सी, इजंट इट? तो अगर P इज इक्वल टू यू बाई सी है, तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं, U मतलब ये टोटल 18 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई C मतलब 3 इंटू 10⁸8, ये हो गया अपना मोमेंटम। ओके, तो अपना मोमेंटम भी निकल गया। अब तो एवरेज फोर्स निकल ही जाएगा। तो VF इज इक्वल टू मोमेंटम बाई टाइम। ओके, तो यहां पर जो टोटल मोमेंटम है वो लिख देते हैं 18 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸8, और टाइम 30 इंटू 60। ओके बच्चों, यहां पे 30 एंड 60 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 6 18, तो F विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हो गया अपना एवरेज फोर्स। ओके बच्चों, समझ में आया? इसका एक थोड़ा सा अलग वर्जन भी दिखा देता हूं। अगर ऐसा कुछ दे दिया कि
नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, ये एक प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अगर एक प्रॉपरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, तो ऑब्वियसली ये जिस मोमेंटम से इस तरफ आएगा, अगर वो p है, तो रिफ्लेक्ट बैक जब करेगा तो वो माइनस p मोमेंटम हो जाएगा, इजंट इट? तो यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा, p माइनस ऑफ माइनस p, मतलब 2p, इजंट इट? तो 2p होगा, मतलब जो उस टाइम पे जो फोर्स होगा, दैट फोर्स F डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन होगा। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये ऐसे हम लोगों को प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आई होप ये जो चैप्टर है ये तुम लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। और फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं, जो चैनल है अपना टेलीग्राम चैनल, जो फिजिक्स फन लिमिटेड उसका भी नाम है, और उसके बाद भी उसका जो लिंक है वो मैं इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, तो ऑब्वियसली तुम वहां से भी तुम एक्सेस कर पाओगे टेलीग्राम को, तो वहां से वो पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो आई होप कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है जो आ सकता है, वो सभी यहां पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके बच्चों, लेकिन एक चीज ऑब्वियसली दिमाग में रखना कि कुछ नया क्वेश्चन आ सकता है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन कंसेप्ट वही होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नोन कंसेप्ट होगा, अननोन क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नोन होगा। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो ऑब्वियसली आई होप कि तुम लोग कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।